ये है साधना प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। वेद मंत्रों के साथ श्री श्री रविशंकर के वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का भव्य आगाज हुआ। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी शरीक हुए। 13 मार्च तक चलने वाले इस 3 दिवसीय समारोह में 35 लाख लोगों के पहुंचने की उम्मीद। श्री श्री और विजय माल्या पर राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा। कांग्रेस और जेडीयू ने सरकार पर माल्या को भगाने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने मोदी सरकार से पूछा, मोदी बताएं माल्या को किसने भगाया। बैंकों के 9,000 करोड़ के कर्ज में फंसे विजय माल्या को ईडी ने तलब किया। ईमेल भेजकर माल्या को 18 मार्च तक मुंबई ऑफिस में हाजिर होने का निर्देश दिया। विदेश जाने पर ट्वीट करके बोले विजय माल्या, मैं भगोड़ा नहीं हूं। आधार विधेयक 2016 लोकसभा में पारित। जेटली ने आशंकाओं को खारिज किया। कहा, नहीं है कोई छिपा हुआ एजेंडा, गोपनीयता बनाए रखने के लिए किए गए हैं ठोस उपाय, गरीबों तक लाभ पहुंचाना है एकमात्र उद्देश्य। उत्तराखंड विधानसभा में वित्त मंत्री इंदिरा हृदयेश ने पेश किया 2016-17 का बजट। गरीब, किसान और मजदूरों की बेहतरी का दावा। पहाड़ से पलायन रोकने पर बजट में कई दावे। दिल्ली में कांग्रेस की महिला विंग ने किया एचआरडी मिनिस्टर स्मृति ईरानी के खिलाफ प्रदर्शन। यमुना एक्सप्रेस वे पर स्मृति के काफिले की टक्कर से हुई मौत पर मांगा इस्तीफा। मृतक के परिजनों ने स्मृति पर मदद नहीं करने का लगाया था आरोप। और बूस्ट योर बिजनेस विद फेसबुक कार्यक्रम के समापन पर बोले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। कहा, फेसबुक से लोगों को है फायदा, उद्योगों को फेसबुक से मिलेगा लाभ, फेसबुक से व्यापार करना बड़ी बात। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन। वक्त प्राइम एजेंडा का है। तमाम विवादों, बाधाओं और आलोचनाओं के बीच श्री श्री रविशंकर का वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल दिल्ली में शुरू हो गया। इस मेगा शो में प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंचे। हालांकि विवादों के बीच राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इस कार्यक्रम से किनारा कर लिया। आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के 35 साल पूरे होने पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस दौरान कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए भारतीय संस्कृति को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया गया और आने वाले 2 दिनों में किया जाएगा। इस 3 दिवसीय महाआयोजन में 155 देशों से 35 लाख लोगों के शिरकत करने की उम्मीद है। लेकिन इस कार्यक्रम को लेकर कई सवाल भी खड़े हुए हैं। आखिर पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील इस जगह की जमीन श्री श्री रविशंकर के कार्यक्रम के लिए कैसे दी गई, हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। बताया जा रहा है कि यमुना को जो भी नुकसान होना था उसका 80% से ज्यादा हो चुका है। दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए के 2 बार ठुकराने के बाद तीसरे प्रयास में अनुमति मिल गई। मामला एनजीटी तक पहुंचा और फिर एनजीटी ने उनकी संस्था आर्ट ऑफ लिविंग पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाकर कार्यक्रम की अनुमति दे दी। एनजीटी ने कहा कि चूंकि शिकायत करने में देरी की गई और कार्यक्रम का काम काफी आगे बढ़ गया, इसलिए अब इसे रद्द नहीं किया जा सकता है। हालांकि श्री श्री ने कहा था कि वो जेल चले जाएंगे लेकिन जुर्माना नहीं भरेंगे। कार्यक्रम शुरू होने से पहले उनकी संस्था ने जुर्माने में से 25 लाख रुपए जमा कर दिए। लेकिन श्री श्री के बयान पर एनजीटी ने भी हैरानी जताई और कहा कि इस तरह के बयान की एक उच्च कद के व्यक्ति से उम्मीद नहीं की जा सकती है, वो जो आर्ट ऑफ लिविंग जैसी संस्था के संस्थापक हैं। लेकिन सवाल यह है कि लोगों को जीने की कला सिखाने वाले श्री श्री रविशंकर ने पर्यावरण पर पड़ने वाले असर की चिंता क्यों नहीं की। श्री श्री का यह आयोजन स्थल नदी के पिछले 10 साल के बाढ़ क्षेत्र के भीतर है, जबकि एनजीटी ने बीते 25 साल के बाढ़ क्षेत्र के अंदर
किसी भी तरह के आयोजन और निर्माण को बैन कर रखा है। लेकिन ऐसी स्थिति में जब अक्षरधाम, डीटीसी का मिलेनियम बस डिपो और कभी अवैध कॉलोनियां भी इसी नियम का उल्लंघन करती हैं, तो आयोजन कर्मियों को रोक टोक नागवार गुजरी। मलबा फैलाने के सवाल को बेबुनियाद बताते हुए संस्था का यह कहना है कि उसने सैकड़ों ट्रक मलबा साफ किया है। इस कार्यक्रम का विरोध करने वालों की दलील है कि कार्यक्रम से यमुना को नुकसान की आशंका है। एक्टिविस्ट ने इसके इकोसिस्टम के लिए खतरा कहा है। इस कार्यक्रम के लिए सेना ने 2 pontoon पुल बनाए हैं, जिसके चलते निजी कार्यक्रम में सेना के इस्तेमाल पर विवाद हो गया है। इसके अलावा जरूरी विभागों से परमिशन न लेने पर भी सवाल उठे हैं। संसद में भी श्री श्री के इस कार्यक्रम को लेकर हंगामा हुआ। आज के प्राइम एजेंडा में हम बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे और सबसे बड़ी चीज तो यह कि जो दावा किया जा रहा है कि इस कार्यक्रम से देश की छवि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुधरेगी, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक नया कीर्तिमान हमारा देश स्थापित करेगा। क्या वो हो पाएगा? क्या उसकी सुगबुगाहट आज हमने कार्यक्रम के आगाज के साथ देखी है? हम अपने मेहमानों से आपका परिचय कराएं। इससे पहले हम सीधे आपको जरा कार्यक्रम स्थल पर लिए चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। सीधे चलते हैं, जरा देखते हैं प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं। बहुत ही प्रेरक था, जहां पर राजशक्ति और राजसत्ता की पहुंच नहीं होती है, ऐसे स्थानों पर भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सॉफ्ट पावर एक बहुत बड़ी अहम भूमिका अदा करता है। आज हम एक ऐसे कुंभ मेले का दर्शन कर रहे हैं, ये कला का कुंभ मेला है। भारत के पास ऐसी समृद्धि थी कि यहां कला पूर्णतया विकसित हुई थी। ये धरती ऐसी है जहां हर पहर का संगीत अलग है। सुबह का संगीत अलग है तो शाम का अलग है। और इसलिए बाजार में अगर संगीत की दुनिया को खोजने जाएंगे, तन को डुलाने वाला संगीत तो बाजार भरा पड़ा है, लेकिन मन को डुलाने वाला संगीत तो हिंदुस्तान में भरा है। और दुनिया अब मन को डुलाना चाहती है और यही संगीत की साधना है जो दुनिया के मन को डुला सकती है। जब कला के द्वारा किसी देश को देखा जाता है तो इस देश की अंतर्भूत ताकत को पहचाना जाता है। आज विश्व भारत की कला की शक्ति और कला साधना सदियों से करते आए हुए लोग आज विश्व को एक अनमोल भेंट दे रहे हैं। ऐसे अवसर पर ये समारोह प्रकृति ने भी कसौटी करी, लेकिन यही तो आर्ट ऑफ लिविंग है। सुविधा और सरलता के बीच जीने के लिए जी सकते हैं, उसमें आर्ट नहीं होती है। जब अपने इरादों को लेकर के चलते हैं तब आर्ट ऑफ लिविंग चाहिए। जब अपने सपनों को लेकर के चलते हैं तब आर्ट ऑफ लिविंग चाहिए। जब संकटों से जूझते हैं तब आर्ट ऑफ लिविंग चाहिए। जब अपने लिए नहीं औरों के लिए जीते हैं तब आर्ट ऑफ लिविंग चाहिए। जब स्व से समष्टि की यात्रा करते हैं तब आर्ट ऑफ लिविंग चाहिए।
जब मैं से टूट करके हम की ओर चलते हैं, तब आर्ट ऑफ लिविंग चाहिए। हम वो लोग हैं जो अहम ब्रह्मास्मि से शुरू करते हैं और वसुधैव कुटुंबकम की यात्रा करते हैं। ये आर्ट ऑफ लिविंग है। हम वो लोग हैं जिन्होंने उपनिषद से उपग्रह तक की यात्राएं की है, और यही जीवन जीने की कला हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, ज्ञानियों ने, तपस्वियों ने हमें विरासत में दी है। संकटों से जूझ रहा मानव, वैयक्तिक जीवन में समस्याओं से जूझ रहा मानवी, भारत की पारिवारिक संस्था, परिवार, फैमिली, ये ऐसी धरोहर हमारी दुनिया जब जानती हो तो उसको अचरज होता है। हमने ये कला सीखी है, सदियों से सीखी है, लेकिन अगर उसमें खरोंच आ रही है तो उसको फिर से ठीक ठाक करने की आवश्यकता है। और मैं श्री श्री रविशंकर जी के माध्यम से ये जो काम चल रहा है, इसे अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और सभी कलाकारों को, सभी साधकों को, सभी आर्ट ऑफ लिविंग के कार्यकर्ताओं को इस भव्य समारोह के द्वारा भारत की एक विशिष्ट छवि विश्व के सामने पहुंचाने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी संभाषण शैली के लिए जाने जाते हैं और देश ही नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में वो बोलें, वो ध्यान आकर्षित करते हैं। आज वो श्री श्री रविशंकर के इस कार्यक्रम में बोल रहे थे। कला का कुंभ मेला है ये, तन को डुबोने वाला संगीत बाजार में खूब उपलब्ध है, लेकिन मन को डुलाने वाला संगीत अगर आपको चाहिए तो इस तरह के कार्यक्रम चाहिए। ये कार्यक्रम विश्व को एक अनमोल भेंट है, प्रधानमंत्री ये कह रहे थे। लेकिन बहुत सारे सवाल भी हैं इस कार्यक्रम को लेकर, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस पूरे आयोजन को लेकर पर्यावरण की अनदेखी की गई? क्या वो जो आशंकाएं हैं वो निराधार थीं या फिर उनमें कुछ दम है? तमाम जानकारी ये मान रहे हैं कि यमुना के किनारे पर्यावरण के लिहाज से जो नुकसान होना था वो 80% हो चुका है। 13 तारीख तक ये कार्यक्रम चलना है। आकलन थोड़ा बाद में होगा कि कितना नुकसान हुआ, कैसा नुकसान हुआ। एक महत्वपूर्ण बात ये कि आज सुबह तक श्री श्री रविशंकर जी के बयान ये आ रहे थे कि वो जुर्माना नहीं भरेंगे, अगर जुर्म नहीं तो जुर्माना कैसा, इस तरह की बात कर रहे थे। लेकिन बाद में 5 करोड़ के जुर्माने के लिए 4 हफ्ते का समय मांगा, 25 लाख रुपए जुर्माना दिया गया एनजीटी को, और बाकी 4.25 करोड़ रुपए जुर्माना भरने के लिए अब 3 हफ्ते की मोहलत ली गई है। हमारे साथ एक खास पैनल मौजूद है, हम अपने पैनल से आपका परिचय करा दें। हमारे साथ आज की डिबेट में अश्वनी दुबे साहब हैं। आप सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं और एनजीटी से भी जुड़े हुए हैं। अश्वनी जी, बहुत स्वागत है। बहुत ही सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार पीयूष पंत जी हमारे साथ आज की इस डिबेट में हैं। कांग्रेस पार्टी के दिल्ली प्रदेश के प्रवक्ता नेता घनेंद्र भारद्वाज साहब हमारे साथ हैं, और हमारे साथ कृष्णा मित्रू साहब हैं, पर्यावरण विशेषज्ञ हैं। सभी मेहमानों का एक बार फिर से स्वागत। हम एक जो मूल सवाल, प्रधानमंत्री जिसकी बात कर रहे थे, आज रविशंकर जी ने अपने कार्यक्रम में जिस बात को रखा, और ये पूरा आयोजन जिस चीज का इशारा करता है कि क्या विश्व को भारत एक नई दृष्टि देगा इस कार्यक्रम से। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दुनिया को एक अनमोल भेंट है। क्या इससे हमारी जो सांस्कृतिक पहचान है वो और मजबूत होकर विश्व में उभरेगी? अश्वनी, सबसे पहले तो हम इस बात पर टिप्पणी लेना चाहते हैं। क्या आप भी ये सोचते हैं कि नहीं, ठीक है, तमाम अगर मगर पर्यावरण की दृष्टि से थोड़ा हम पीछे रख दें, लेकिन सबसे बड़ी चीज यह कि हम दुनिया में इस कार्यक्रम के जरिए अपनी एक बड़ी पहचान बना रहे हैं जिसमें यह कार्यक्रम कामयाब है? जी बिल्कुल। अगर हम देखें तो इस तरह के इस आयोजन से, इस जो संस्कृति का वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल है, उस आयोजन से देश में ही नहीं पूरे विश्व में भारत
का मान सम्मान बढ़ा है। पर्यावरण को जो डैमेज हो रहा है वो एक अपार्ट है, नहीं हुआ कैसे रेस्टोर होगा वो अपार्ट है। जो एजेंसीज है इस पर काम कर रही हैं वो उन्हें देखना है। लेकिन दूसरे तरीके से हम देखें तो हमने भी देखा कि नेपाल के भी लोग बैठे हुए, भूटान के भी लोग बैठे हुए हैं, विदेशों से लोग आए हैं। तो ऐसे कार्यक्रमों से, ऐसे आयोजनों से देश का सम्मान, देश का मान विश्व पटल पर ऊपर होता ही होता है और साथ ही साथ टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलता है और साथ ही साथ देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होती है और लोग इस देश में व्यापार भी करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे आयोजनों से यह होता है कि सेफ जोन है, सेफ कंट्री है, विशाल देश है और जो पुरानी यहां की परंपरा रही है वो पुरानी परंपरा में दोबारा से देश लौट रहा है। हम इसी सवाल पर बाकी मेहमानों की टिप्पणी लें, इससे पहले हम जरा एक बार अविनाश, हमारे संवाददाता कार्यक्रम स्थल से जुड़े हुए हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। अविनाश, प्रधानमंत्री बोल चुके हैं, इस वक्त क्या नजारा है वहां, अब किस तरीके से ये जो कार्यक्रम है वो आगे बढ़ेगा, और जो शाम को हमने जो कुछ हल्की फुल्की कुछ तेज बारिश देखी उसका कोई असर अभी दिख रहा है या फिर असर पूरी तरह से खत्म हो चुका है? अविनाश, बिल्कुल, देखिए राजीव, जिस तरीके से आज शाम में बारिश हुई थी उसके बाद लगा कि जो पूरा कार्यक्रम है, जिस तरीके से इसकी तैयारी की गई थी उसमें थोड़ी सी खलल जरूर हुई थी। जो यहाँ लोग पहुंचे थे उनमें निराशा इस बात की थी कि शायद बारिश की वजह से यहाँ जो कार्यक्रम होना है उसमें थोड़ा व्यवधान पहुंचे। लेकिन जिस तरीके से जैसे ही बारिश खत्म हुई और जो यहाँ पर तमाम कलाकार पहुंचे थे और इस कार्यक्रम का जब शुभारंभ हुआ उसके बाद यहाँ की जो रौनक थी, जो यहाँ की छटा थी, देखते ही बन रही थी। उसके बाद रविशंकर ने बोला और जैसे ही प्रधानमंत्री मंच पर पहुंचे और जब उन्होंने बोलना शुरू किया, जो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे उनमें मोदी मोदी की जो एक कह सकते हैं कि आपने पहले भी सुना होगा, जो एक नारा लगता था वो यहाँ भी सुनाई दिया। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि वो ये है कि इतने विवादों के बीच भी इस आयोजन को सफल बनाया आर्ट ऑफ लिविंग ने। हालांकि जिस भीड़ की उम्मीद की जा रही थी उतनी भीड़ शायद नहीं पहुंची, लेकिन फिर भी कहा जा सकता है कि जहां पर 100 देशों से ज्यादा के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और जो आयोजक हैं उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि सिर्फ आज के दिन 15,000 से ज्यादा कलाकारों ने यहाँ पर स्टेज पर परफॉर्मेंस दी है। आप देख सकते हैं यहाँ की तस्वीर, आपको राजीव एक बार दिखाना चाहूंगा। आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कलाकार हैं अभी भी परफॉर्म कर रहे हैं। जो पहला यहाँ पर परफॉर्मेंस हुआ था, आपको बताना चाहूंगा कि बिरजू महाराज के निर्देशन में वो परफॉर्मेंस था। करीब 1500 जो कथक डांसर्स थे उन्होंने एक साथ यहाँ पर अपने नृत्य का प्रदर्शन किया और अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पारंपरिक वेशभूषा में जो यहाँ कलाकार पहुंचे हैं वो यहाँ पर नृत्य कर रहे हैं। खासकर जो यहाँ लोग हैं उनमें भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। कुछ लोग हैं मेरे साथ, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर इस कार्यक्रम को लेकर उनके मन में क्या चल रहा था। ये बताइए, आज पहुंचे आप लोग यहाँ पर, शाम में बारिश हुई, लगा कि शायद कार्यक्रम में थोड़ा सा व्यवधान पहुंचेगा, लेकिन अब क्या लग रहा है? आप जो रविशंकर की शक्ति है उसको दूर कर गए, वो जो जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा कि आज पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है और भारत, उन्होंने जो हमेशा से बोलते आए हैं कि भारत में वो शक्ति है, भारत के लोगों में वो शक्ति है कि पूरे विश्व की कह सकते हैं कि अगुवाई कर सके। कितना दम दिखा मोदी को? आप देख सकते हैं, प्रूव इट, मतलब लोगों ने प्रूव करा है कि वी आर एक। जी बोलिए, आप क्या कह रहे हैं? कितना जिस तरीके से आज नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के पास और भारत के लोगों के पास वो शक्ति है कि पूरे विश्व की अगुवाई कर सके, क्या कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे, भारत का नहीं पूरे विश्व का स्टेज आप देख रहे हैं, ठीक है। दिस इज एन एग्जांपल कि भारत के पास पूरी शक्ति है कि वो विश्व का अगुवाई कर सकता है। आज तक किसी भी देश में ऐसा इवेंट नहीं हुआ कि इतने लोग एक मंच पे आए, तो ये भारत ही ऐसा कर सकता है और किसी देश के बस की बात भी नहीं है। कुछ मेरे साथ यहाँ पर महिलाएं भी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मैम, आप कहाँ से आई हैं? औरंगाबाद, महाराष्ट्र। अच्छा, महाराष्ट्र से। आप यहाँ पर क्या ये कार्यक्रम को देखने आई थी या फिर आपने पार्टिसिपेट किया था यहाँ पे? हम देखने आए थे सिर्फ। अच्छा, देखने आए थे। इतना कुछ विवाद हुआ कार्यक्रम को लेकर, कोर्ट में मामला गया था, निराशा हुई कि शायद अगर कार्यक्रम ना हो पाए? हमको गारंटी थी पूरी कि हमको गारंटी थी कार्यक्रम तो आखिर होना ही है, सक्सेसफुल इवेंट होगा ये। ठीक है अविनाश, हम देख रहे हैं कि लोगों में काफी उत्साह है। अविनाश, हम लौटते हैं आपके पास, हमारे साथ खास पैनल यहाँ मौजूद है। हम जरा डिबेट पर आते हैं और बीच बीच में फिर आपका भी रुख करेंगे। दरअसल हम ये समझना चाहते हैं कि वहाँ किस कौतूहल के वश लोग पहुँच रहे हैं।
कार्यक्रम की भव्यता को देखने के लिए पहुंच रहे हैं या फिर श्री श्री रविशंकर का जो मैसेज है इस कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री जिसको आगे बढ़ा रहे थे उसकी भी कोई उत्सुकता है वहां पर? आम दिनों में हम देखें तो ऐसा होता है कि जब बड़े कार्यक्रम होते हैं तो भीड़ जो है वो कौतूहलवश भी पहुंच जाती है। हम जो बात कर रहे थे कि क्या दुनिया को संदेश देने में ये कार्यक्रम कामयाब हुआ है, पीयूष जी इस पर हम आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे। कथनों में तो ऐसा कहा जाता है, लेकिन क्या वाकई जितनी बड़े स्तर की परफॉर्मेंस है और हर परफॉर्मेंस से पहले भारतीय संस्कृति के बारे में कुछ न कुछ बताया जा रहा है और एक तरह से यह भी बताया जा रहा है कि हर चीज अपने आप में एक रिकॉर्ड है जो इस कार्यक्रम में हो रही है। 1000 लोगों से कम कलाकार नहीं है, चाहे वो कथक के हों या फिर सितार बजाने के हों जो परफॉर्मेंस दे रहे हों। क्या वाकई हिंदुस्तान में वो शक्ति है जो दुनिया की अगुवाई करे और इस कार्यक्रम से ये मैसेज पूरी दुनिया में जा रहा है? नहीं देखिए, ये तो कार्यक्रम वैसे भी पहले होने से पहले ही जो है काफ़ी कुछ कंट्रोवर्सी में घिर गया। लेकिन जहाँ तक इसका बात है कि क्या जो ये संदेश देना चाह रहे हैं वो क्या पहुँच रहा है, तो मैं ये कहूँगा कि देखिए ये एक इवेंट है और हर देश में होती रहती हैं और ये हुई है जिसमें कि सरकारी सहायता भी मुहैया कराई गई है। लेकिन इससे कोई बहुत बड़ी बात होती नहीं है। देखिए एक इवेंट होती है, लोग अटेंड करते हैं, खुश होते हैं, चले जाते हैं। क्योंकि अगर ऐसा होता तो मतलब आज ये दुनिया को मैसेज देने वाला कोई इवेंट नहीं है, सिर्फ इवेंट है उस तरीके से देखें। जी हाँ, आप मैसेज नहीं देखिए, मैसेज एक इवेंट से आप नहीं दिया जा सकता है। मैसेज आप पूरा अपने सालों साल क्या कर रहे हैं उस पर दिया। आप किसी कलाकार को, मान लीजिए मैं कहूं कि अभी जो आयोजन था, जब आप जो बात कर रहे हैं कि प्लुरलिटी ऑफ कल्चर की बात कर रहे हैं आप है, तो आप गुलाम अली का कार्यक्रम होना था, तब तो आपने होने नहीं दिया वहां पे। तो मैसेज वहां से भी जाता है। जिस तरह से आप एक खास समुदाय को प्रोत्साहित करते हैं, एक खास समुदाय के खिलाफ चले जाते हैं, मैसेज वहां से भी जाता है। तो ये कार्यक्रम से अगर मैसेज जाता होता, इस तरह आपको याद होगा तो शांति की, जैसे एक बात आर्ट ऑफ लिविंग शीर्षी जी ने कहा था कि ये शांति के लिए भी है जी। तो इस तरह कार्यक्रम अगर, और जैसे वैदिक उच्चारण हुआ, जो मैं देख रहा था, तो वैदिक उच्चारण हुआ तो उसके पहले जो अनाउंसर था वो बोला है कि इससे जो है पूरी जो एक वाइब्रेशन होगा पूरे एनवायरमेंट में, तो उससे जो है कि एक शांति पैदा होगी, लोगों के अंदर ये भावना पैदा होगी। ऐसा होता तो हमारे देश या पूरी दुनिया में जो है कि इस तरह का जो माहौल पैदा हुआ है, जहां लड़ाइयां हो रही हैं, एक दूसरे के मारकाट हो रही, नहीं होती। मुझे याद है मैं कवरेज करने गया था इंदिरा गांधी नेशनल स्टेडियम जो है, वहां पे 90 के दशक की बात है, शायद लेट 90 की, ये महेश योगी हुआ करते थे। उन्होंने भी इस तरह के कार्यक्रम कराया जिसमें वो एक जो योग के माध्यम से वो कराते थे, एक फ्लाइंग वाली एक एक्सरसाइज कराते थे कि आदमी हवा में लटकता था, और उनका ये कहना होता था कि भाई इससे विश्व शांति पैदा होगी। लेकिन वो चले गए, अब नहीं रहे इस दुनिया में। उन्होंने बहुत कार्यक्रम कराए, पूरे विश्व के स्तर पर कराए। आज जो सबसे ज्यादा जो है दुनिया में अशांति फैली हुई है, देश एक दूसरे पे को मारने के लिए उतारू है, दूसरे लड़ने के लिए उतारू हो रहे हैं। ऐसे में सर इस तरह के कार्यक्रमों का कुछ तो असर होगा जब एक मैदान पर, एक जगह पर अगर 100 से ज्यादा देशों के लोग इकट्ठे हों, 35 लाख का दावा किया जा रहा है, तीसरे दिन हम देखेंगे कितने हुए। मतलब कुछ तो मैसेज दुनिया में जाएगा। प्रधानमंत्री जिसका जिक्र कर रहे थे या फिर श्री श्री रविशंकर अपनी बात में कह रहे थे, हम क्या इसको सिरे से खारिज कर सकते हैं? नहीं देखिए, सिरे से खारिज करने वाली बात मैं नहीं कह रहा हूं आपको। निश्चित रूप से कोई इवेंट होती है और अगर मेगा इवेंट होती है तो उसका नोटिस लिया जाता है। देखिए आपको ये भी याद होगा कि अभी जो जेएनयू में हुआ उसका भी नोटिस लिया गया, पूरी दुनिया से रिएक्शंस आए। वो भी एक तरह का मैसेज था कि आप एक तरह तो इस तरह की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ इस तरह की आप यहां भी, आपके यहां ये हो रहा है। तो मेरा कहना है मैसेज तो निश्चित रूप से जाएगा और एक पॉजिटिव मैसेज जा सकता है, लेकिन उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट को नहीं पड़ने वाला है कि आप वो जो शांति स्थापित कर लेंगे। जो लोग यहाँ आए हैं, बहुत से लोग वही लोग अपने बिजनेस में, जो बड़े बड़े लोग हैं, बैरन हैं, जो बिजनेस इंडस्ट्रीज हैं, जो यहाँ आज उन्होंने अटेंड किया है, वो अपनी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या गलत तरीके अपना रहे हैं, क्या उनके तरीके बदल जाएंगे, ये सवाल है। जो नेता लोग वहां बैठे हुए हैं, वो क्या क्या उनके तमाम स्कैंडल सामने चले आते हैं बाद में, क्या वो ये सब अपने को क्या पॉजिटिव वे में बिहेव करेंगे? ऐसा होता नहीं है। ये इवेंट होती है जिसमें हर आदमी जो है, जिसमें श्री श्री रविशंकर जो 35 साल का अपना जलसा मना रहे हैं, वो उनको एक शो दिखाना था कि देखो मैं कितना बड़ा आयोजन
आयोजन कर सकता हूं, उससे व्यक्ति का मतलब और ये भी उनकी एक जो अपनी है- ताकत का जी मुजाहिरा हाँ, भी है। जी हाँ बिल्कुल। और उसमें किस तरह सरकार ने उनका साथ दिया, एक अहम सवाल यहां यह भी उठता है कि लगता है कि ये आयोजन उनका ना हो कि एक सरकारी आयोजन हम रहा है। सर आएंगे उस हिस्से पर। कृष्ण मित्रू साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पर्यावरण विशेषज्ञ हैं, पर्यावरण प्रेमी हैं। सर हम आते हैं आपके पास। हम जरा एक सवाल कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता घनेंद्र भारद्वाज से लेना चाहते हैं। घनेंद्र जी, आज संसद में इस मसले की गूंज सुनाई दी, दिखाई दी, कल भी हमने इस पर थोड़ा सा बवाल देखा था, लेकिन इन सारी चीजों को एक तरफ कर दें तो क्या कांग्रेस पार्टी ये मानने को तैयार है कि ठीक है साहब, जो विवाद है वो अपनी जगह है, लेकिन इस तरह के बड़े कार्यक्रम से दुनिया में भारत की सांस्कृतिक छवि न केवल सुधरेगी बल्कि मजबूत होगी? देखिए, निश्चित तौर पर आज जो आपने मैसेज की बात करी, मैसेज तो एक बहुत बड़ा गया है कि इस देश में नियम, कायदे, कानून ताक पर रखकर कोई भी आयोजन सरकार करवा सकती है। ये तो मैसेज गया है स्ट्रॉन्ग। ये मैसेज स्ट्रॉन्ग गया है कि आप नियम, कायदे, कानून तोड़कर किसी भी तरीके की सरकार कुछ भी करवा सकती है। ये इवेंट जो है श्री श्री का न रह के ये केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार का इवेंट बन के रह गया था। दोनों सरकारों ने पूरे दिल से, दिमाग से, पूरी ताकत लगा के इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए काम करा है। जिस तरीके से एनजीटी ने अपना आदेश दिया, 5 करोड़ का जुर्माना लगाया। कल तक श्री श्री कह रहे थे कि मैं जेल चला जाऊंगा लेकिन मैं जुर्माना नहीं भरूंगा। आज 25 लाख रुपए एनजीटी में जमा करा के उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि नियम, कायदे, कानूनों को तोड़ा गया है। पर्यावरण की एनओसी नहीं ली, वाटर रिसोर्सेज जो मिनिस्ट्री उसकी कोई एनओसी नहीं ली गई, पुलिस की एनओसी नहीं थी, फायर की एनओसी नहीं थी। वहाँ जो फसल थी, जो वहाँ पे 99 साल को लिए जिनको लीज पे जमीन मिली हुई है, जिन्होंने फसल बोई थी, उसको डेमोलिश करके बुलडोजर लगा के इतना बड़ा स्ट्रक्चर कर दिया। 35 लाख लोगों के आने का दावा किया जा रहा है। वो सीवर कहाँ जाएगा? यमुना में जाएगा। पूरी तरीके से पर्यावरण नियमों को ताक पर रखकर इस आयोजन भारत सरकार ने किया, दिल्ली सरकार ने किया है। श्री श्री तो एक माध्यम है। ये दोनों पार्टी श्री श्री को खुश करने के चक्कर में इन्होंने प्रदूषण का स्तर जो है दिल्ली में बढ़ाया है। एक तरफ आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में ऑर्डिनेंस लागू करती है कि प्रदूषण कम करेंगे, दूसरी तरफ इस तरीके के आयोजनों को अनुमति देके, वो भी अनुमति, लिखित अनुमति नहीं, मौखिक अनुमति देकर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का अगर कार्यक्रम किसी ने करा है तो भारत सरकार ने, दिल्ली सरकार ने करा है। दिल्ली के लोग, देश के लोग इनको देख रहे हैं, इनके चरित्र को जान चुके हैं। और इस आर्ट ऑफ लिविंग के प्रोग्राम से या श्री श्री से हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस तरीके की व्यवस्था करी गई, जिस तरीके से नियम, कायदे, कानूनों को तोड़ा गया, निश्चित तौर पर पर्यावरण का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और इसका असेसमेंट भी नहीं किया गया। आप जो कह रहे हो 3 दिन बाद असेसमेंट होगा, 3 दिन बाद जब असेसमेंट होगा, जब दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इसकी असेसमेंट करेगा और दूसरी एजेंसी की असेसमेंट करेगी, तो दिल्ली में पिछले 50 सालों में पर्यावरण को इतना नुकसान नहीं होगा जितना इस 3 दिनों में हो जाएगा। ठीक है सर, हम देखेंगे घनेंद्र जी। अब हम जरा कृष्ण मित्रू साहब के पास जाना चाहते हैं। सर ये बताएं कि क्या आयोजन की भव्यता के शोर में कहीं वो बड़ा सवाल दबता दिखाई दे रहा है जिसकी चर्चा पिछले हफ्ते खूब हो रही थी? आज ऐसा लग रहा है कि पर्यावरण के बड़े सवाल को, बड़े महत्वपूर्ण सवाल को कहीं छोटा कर दिया गया है, गौण कर दिया गया है, और आयोजन की भव्यता और आयोजन का मैसेज यही बड़ी चीज दिखाई दे रही है। मित्रू साहब। जी नमस्कार। पहले तो मैं शुरू करूंगा श्री श्री जी को प्रणाम करके और प्रधानमंत्री जी को प्रणाम करके, जिन्होंने कि ये आयोजन कराया, कर रहे हैं और आगे भी चलेगा, 2 दिन और आगे चलेगा जी। उसके बाद सबसे पहली बात जो मैं कहना चाहूँगा, भारद्वाज साहब जो कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार ने इसको परमिशन कैसे दी। भारद्वाज साहब, बात यह है दिल्ली सरकार ने परमिशन नहीं दी, ये परमिशन दी गई है डीडीए ने। डीडीए ने जो परमिशन दी है उसके चेयरमैन है लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेफ्टिनेंट गवर्नर रिप्रेजेंटेटिव है सेंट्रल गवर्नमेंट के, दिल्ली सरकार के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। ये परमिशन दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट से और दिल्ली सरकार का इससे उसको दिल्ली सरकार को बाईपास कर दिया गया है। फायर डिपार्टमेंट टोटली नकार दिया गया है। दिल्ली सरकार के फायर डिपार्टमेंट सफर तो दिल्ली करेगी ना, जो कंट्रोल बोर्ड है उन्होंने भी इस पे अपनी मौखिक सहमति दी है, रिटर्न किसी की नहीं है। बस पूरा होते ही सर आते हैं जी। मित्रू साहब पूरा करिए सर अपनी बात। नहीं दी, अभी तक नहीं दी सर। मौखिक की बात करो, रिटर्न तो कुछ है ही नहीं उनके पास।
नहीं, मैं वही तो कह रहा हूं, ना उनके पास एनवायरमेंटल क्लियरेंस है, ना सिक्योरिटी क्लियरेंस है, ना स्ट्रक्चरल क्लियरेंस है, ना फायर क्लियरेंस है। तो ये तो जैसे मैंने परसों इसी चैनल पे बताया था, हरियाणा में एक कहावत है, कहते हैं सरपंचों का हुक्म सिर माथे पे, परनाला तो अड़ा ही पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो मर्जी कर लो, मैं तो ये करके दिखाऊंगा आपको। जिस तरह से आदरणीय श्री श्री रविशंकर जी ने कहा कि ये तो कार्यक्रम होके रहेगा, ठीक है आप करिए, हम उसको इतराज नहीं करते, हम तो उसको अच्छा बोलते हैं कि ये आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा है। लेकिन आज इशू क्या है? इशू सिर्फ इतना है कि ये जमुना बैंक पे क्यों किया जा रहा है। जमुना बैंक पे इसलिए नहीं होना चाहिए। नंबर एक तो आपने वहां पे जो फ्लोरा एंड फौना है, जो पेड़ पौधे हैं, जो खेती है, जो परिंदे हैं, जो और जीव जंतु हैं, उनको आपने प्रदूषित किया। नंबर एक। दूसरे, 35 लाख लोगों का आने का वहां अंदेशा है, आएंगे। अब 35 लाख लोगों के लिए आपने 500 टॉयलेट शौचालय बनवाए हैं। 500 शौचालय जो बनवाए हैं उसमें पर घंटा मेरे हिसाब से कोई 280 या 290 लोगों का यूज करने का, इस्तेमाल करने का प्रावधान है। अब ये मेरे को एक बात बताएं कि वो 500 टॉयलेट 280 या 290 लोग एक घंटे में क्या इस्तेमाल कर पाएंगे? नंबर एक बात। नंबर दो, वो जो ह्यूमन वेस्ट, जो आपका जो ह्यूमन वेस्ट होगा वो कहां जाएगा? आप वहां पर छोड़ के जाएंगे या अपने घर लेके जाएंगे? इतना प्रदूषण आप फैलाएंगे और सॉलिड वेस्ट जो वहां पर होगा उसका क्या होगा? जी ठीक है, मित्र साहब आते हैं हम जरा एक बार। मैं किया है, मैं बार बार करूंगा और मैं हर बार करूंगा जी। ये तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है। ठीक है सर, हम आते हैं, हम आपकी की बात पर जरा अश्वनी जी को जोड़ना चाहते हैं। जी मित्र साहब, आप ही की बात पर सर हम जरा अश्वनी जी को जोड़ना चाहते हैं। अश्वनी जी से मैं भी बात करूंगा। जी जी, आप पूरा करें मित्र साहब, पूरा करें आप। जी आइए अश्वनी जी। नहीं, आप अपनी बात कहें सर। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि एक तो आप कह रहे हैं कि हम सितार बजा के पर्यावरण को शुद्ध करेंगे। आप सितार बजा के सिर्फ जमुना बैंक पे ही शुद्ध कर सकते हैं पर्यावरण को? श्री श्री जी, आप बहुत मान्य व्यक्ति हैं, आप विश्व भर में मान्य व्यक्ति हैं। आपको दिल्ली के आसपास या दिल्ली में कोई और जगह नहीं मिली, सिर्फ जमुना बैंक ही मिला आपको प्रोड्यूशन करने के लिए। हम तो एक तरफ तो बात करते हैं जमुना क्लियरिंग की, जमुना पोल्यूशन की। आप कहते हैं हम जमुना क्लियर, जो पोल्यूशन होगा आप क्लियर करके जाएंगे। आप मेरे को यह बताइए वो 500 टॉयलेट का वेस्ट आप कहां क्लियर करेंगे? ठीक है सर, आप कहां क्लियर करेंगे? वो वेस्ट क्लियरेंस नहीं हो सकता। ठीक है, अब जरा अश्वनी जी को चर्चा में लिया। जो इतना भव्य स्टेज बनाया है आपने, उसकी स्ट्रक्चरल क्लियरेंस। जी अब जरा हम अश्वनी जी को चर्चा में ले आए। हम यही सवाल उनके सामने रखना चाहते हैं सर, वो जरा कानूनी नजरिए से हमें समझाएंगे। एक तो अश्वनी जी ये समझाइए कि जिस कार्यक्रम पर इतने विवाद हो, खुद मित्र साहब कह रहे हैं कि ये क्लियरेंस नहीं ली गई, वो क्लियरेंस नहीं ली गई, स्ट्रक्चरल क्लियरेंस की वो बात कर रहे हैं। इसके बावजूद हम सब देख रहे हैं, प्रधानमंत्री को सुना, रविशंकर जी को सुना, भव्य तस्वीरें वहां से आ रही हैं कि वो कार्यक्रम हो रहा है। तो इस देश में ये क्या ट्रेंड सेट हो रहा है? और दूसरा ये लीगली, दूसरा ये कि क्या वाकई हम इस कार्यक्रम के शोर में, इसकी भव्यता में कहीं बड़े सवाल को नजरअंदाज तो नहीं कर रहे हैं, जो पर्यावरण का सवाल है, जिससे ये कार्यक्रम तो 3 दिन में खत्म हो जाएगा। अच्छी छवि जाएगी या नहीं जाएगी, दोनों में से एक ही बात होगी, लेकिन पर्यावरण का मुद्दा तो ऐसा है जिसे हम कई दशकों से झेल रहे हैं और आगे की चुनौतियां एनजीटी लॉयर होने के नाते आपसे छिपी हुई नहीं है। पर्यावरण एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो मानव जीवन के साथ जुड़ा हुआ है, और इसी देश में हम त्रासदी भी देख चुके हैं। मैं त्रासदी अगर हम बात करें केदारनाथ की, त्रासदी अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर के बाढ़ की, त्रासदी हम बात करें तो चेन्नई के बाढ़ की। अब सवाल यहाँ पर 2 बातें हैं। एक तो इस कार्यक्रम से
भारत की जो भव्यता विश्व में बढ़ रही है वो एक अलग विषय है, लेकिन पर्यावरण को जो नुकसान हो रहा है वो नुकसान देखने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर किया। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर क्या किया कि फ्लोरा फौना को नुकसान नहीं होगा, बायोडायवर्सिटी को नुकसान नहीं होता, इकोलॉजी को बैलेंस करेंगे। साथ ही साथ जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की यह रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो देखे कि पॉल्यूशन हो रहा है तो पॉल्यूशन को कैसे रोका जाए, एनवायरमेंट को कैसे रिस्टोर किया जाए। अब चूंकि क्लियरेंसेस मिल गए, दूसरी बात मैं कृष्णा मित्रू साहब की बात के साथ विनयपूर्ण की बात कहना चाहूंगा कि जब भी टेम्परेरी स्ट्रक्चर कहीं बनाना होता है तो हमें एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। और रही बात फायर डिपार्टमेंट की परमिशन की, फायर डिपार्टमेंट को अगर परमिशन नहीं थी तो ये उस संस्था के ऊपर जुर्माना लगना चाहिए। क्योंकि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की परमिशन पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इग्नोर किया, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के ऊपर फाइन लगा, डीडीए ने किया। अब सवाल यह है कि जो ह्यूमन वेस्ट की हम बात कर रहे हैं, जैसे कृष्णा मित्रू साहब ने कहा, मल की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वहां पर इतने लोग आएंगे, 35 लाख लोग आएंगे। मैं विनयपूर्वक दूसरी बात कहना चाहूंगा कि जब कुंभ लगता है तो एक दिन में 14 करोड़ लोग स्नान करते हैं गंगा में। मैं आपसे कृष्णा मित्रू साहब सुनिए, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं। मैं बात ये कह रहा हूं कि 14 करोड़ लोग जब करते हैं तो वहां किस तरह का एनवायरमेंट होता है, कैसे वो फ्लड उसको बहा के ले जाता है। आप देखिए दो बातें, कुंभ से इसको जस्टिफाई मत करो। मैं धनेंद्र भारद्वाज जी, आजकल फैशन बन गया है, हर अच्छे काम को देश को डिसबैलेंस करने का फैशन बना है। सरकार को नहीं, देश को डिसबैलेंस करने का फैशन बना है। हर बात में फैशन बन रहा है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जिस मामले का संज्ञान ले लिया है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इस देश की टॉप एनवायरमेंटल बॉडी है, उसके बाद अगर आप फैशनेबल तरीके में, भारत का नागरिक भी हूं, आप एनजीटी के वकील मैं भारत का नागरिक भी हूं, मैं इस देश का हिंदुस्तान का एक एनजीटी ने इस पूरे कार्यक्रम पे इतनी आपत्तियां दर्ज करी है। एनजीटी ने 5 करोड़ रुपए का जब जुर्माना लगाया इस इवेंट के ऑर्गेनाइजर्स पे, 5 करोड़ पे क्यों 50 करोड़ हो सकता है, वो 5 करोड़ तो कम जुर्माना लगा है। 5 करोड़ आप उसकी तह पर जाइए। मैं फिर कह रहा हूं, अच्छा 5 करोड़ का जुर्माना लगाया, वो इसीलिए लगाया कि पर्यावरण को नुकसान हो। एक एक करके जरा मित्रू साहब का एक सवाल ले लें, मित्रू साहब का सवाल ले लें। अश्विनी जी से सवाल करना चाहते हैं, मित्रू साहब पूछिए जरा। माननीय हाई कोर्ट ने भी इसमें बोला है कि इकोलॉजिकल डिजास्टर, धनेंद्र जी बस सुन लें, पूरा मौका धनेंद्र जी आपको भी मिलेगा। कानूनों को ताक पर रखकर किस तरीके का, नहीं सुनिए मेरी बात सुनिए, क्या मैसेज दे रहे हो? एनजीटी ने जुर्माना 5 करोड़ का लगाया, वो 120 करोड़ के जुर्माने से शुरू हुए थे। बिल्कुल 120 करोड़ से 5 करोड़ तक कैसे आ गए, किस कंसिडरेशन पे आ गए? क्या एनजीटी को मालूम नहीं है कि वहां पे पर्यावरण का प्रदूषण होता है? क्या उन्होंने ये एनजीटी बेसिकली एस्टैब्लिश किया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट। एनवायरमेंट मिनिस्ट्री का बेसिक प्रिंसिपल है नॉट टू पोल्यूट द एनवायरमेंट एंड द रिवर एंड द एयर एंड द लैंड। जी, जब वहां पे क्लियर वायलेशन हो रहा है इस एक्ट का और इस कंसिडरेशन का, वो कैसे परमिशन दी गई? एनजीटी जो कि एनवायरमेंट मिनिस्ट्री का रिप्रेजेंटेटिव है, उन्होंने प्यूनिटिव छोटी 1-1 लाख की पेनल्टी लगाई है दिल्ली प्रदेश दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पे या सीपीबीसी पे 2-2 लाख की। वो दैट इज नथिंग। आप 120 करोड़ के जुर्माने से, यानी सर एनजीटी की परमिशन भी सवालों के घेरे में है। ये बात कहते हुए एनजीटी की परमिशन भी मित्रू साहब सवालों के घेरे में है। सर हम एक ब्रेक पर जाना चाहते हैं, ब्रेक के उस पार 2 सवाल हमारे साथ होंगे, हमारे पास होंगे। मित्रू सर आते हैं हम आपके पास, प्लीज सर आते हैं। उनके 5 लाख जुर्माने न देने पे 25 लाख का जुर्माना 5 करोड़ की जगह आपने कैसे एक्सेप्ट कर लिया? जी, 3 हफ्ते का समय हालांकि दिया गया। वो फंक्शन कैसे हो रहा है? एनजीटी की परमिशन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। हम आते हैं, मित्रू साहब आते हैं, लेकिन एक बार हम जरा अगर अविनाश हमारे साथ जुड़े हो तो हम वहां जाना चाहते हैं, क्योंकि बड़ी तादाद में लोग वहां मौजूद हैं। अविनाश, हमारी आवाज अगर आपको पहुंच रही हो तो हम ये जानना चाहते हैं कि कार्यक्रम की भव्यता अपनी जगह है, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि जो दृश्य वहां इस वक्त दिखाई दे रहे हैं टेलीविजन के जरिए या जो लोग वहां मौजूद हैं, वो एक अद्भुत भव्यता वहां पर है, अद्भुत समागम है।
लेकिन जहां तक पर्यावरण का प्रश्न है, क्या इस बात की चिंता भी वहां आए हुए लोगों में कुछ दिखती है, या फिर इस वक्त कार्यक्रम स्थल एक ऐसी जगह के तौर पर मौजूद है जहां बिल्कुल दूसरी ही फिजा है, पर्यावरण जैसे प्रश्न पर अभी कुछ लेना देना वहां नहीं है, माहौल कुछ ऐसा है कि हम बाद में देख लेंगे साहब, अभी 3 दिन ये जो कार्यक्रम हो रहा है हम इसको देखने दें, उसके बाद हम देखेंगे। क्या स्थिति है वहां, अगर कुछ लोगों से आपकी बात हुई हो? बिल्कुल राजीव, देखिए इस कार्यक्रम को भव्य बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है और जैसा कि आपने भी देखा होगा, जो तस्वीरें यहाँ से गई होंगी पूरी दुनिया देख रही होगी, लेकिन सवाल जो है, सबसे बड़ा सवाल यही है कि पर्यावरण को क्या वाकई में इस कार्यक्रम के होने से नुकसान हुआ या नहीं हुआ। हालांकि जब 3 दिन गुजर जाएंगे, एनजीटी उसकी जांच करेगा और उसके बाद उसको निर्णय करना है कि आखिर यहाँ यमुना किनारे पर्यावरण को कितना नुकसान हुआ है। मेरे साथ कुछ कलाकार हैं जो कि पंजाब से आए हुए हैं और यहाँ पर इन्होंने परफॉर्म किया भांगड़े पर। आपसे मैं जानना चाहूंगा कि इस कार्यक्रम को भव्य बनाया गया है, बहुत सारे लोग आए, लाख से ज्यादा लोगों की बात कही जा रही है, लेकिन एक सवाल ये भी है कि बहुत ज्यादा विवाद हुआ इस कार्यक्रम को लेकर, तमाम सवाल खड़े किए गए। कांग्रेस लगातार बोल रही है कि सब कुछ ये कार्यक्रम श्री रविशंकर का नहीं, बीजेपी का कार्यक्रम है। तो आप क्या कहेंगे कि क्या वाकई में इस कार्यक्रम के होने से यमुना को नुकसान हो रहा है, यहाँ पर पर्यावरण को नुकसान हो रहा है? ये जो कार्यक्रम है, ऐसे कार्यक्रम हर सरकार को, जो भी मेजोरिटी में है उसको ऐसे कार्यक्रम करने चाहिए जिससे आपसी भाईचारा जो संदेश दे रहे हैं श्री रविशंकर जी, और जो पर्यावरण को बचाने के लिए उन्होंने मुहिम छेड़ रखी है। एक एक कार्यकर्ता जो है पर्यावरण के लिए यहाँ पे काम कर रहा है और एक दिन रात 24 घंटे काम कर रहा है। कोई भी आपको इधर कहीं भी कचरा नहीं नजर आएगा। इतने रश होने के बावजूद पूरा सफाई का ध्यान रखा जा रहा है। ये जो सारा जो श्रेय है ये श्री रविशंकर जी को जा रहा है। लेकिन जो पर्यावरणविद हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं, उसी आरोप पर वो एनजीटी में भी गए थे कि शायद अगर ये कार्यक्रम होता है तो 500 टॉयलेट का कचरा कहां लेके जाएंगे? ये सवाल अपनी जगह है। अविनाश, हम लौटते हैं आपके पास। अविनाश, हम आपके पास लौटते हैं। एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ ले रहे हैं, छोटा सा ब्रेक हम यहाँ ले रहे हैं। ब्रेक के उस पार 2 सवाल होंगे, एनजीटी का फैसला या एनजीटी की परमिशन, सवालों के घेरे में। जैसा बित्रू साहब कह रहे हैं, इस पर तो हम रिएक्शन लेंगे ही। दिल्ली में 3 दिन तक भयानक जाम रहने की आशंका है। आज से ही हमने उसका नजारा देखा है। इसकी जिम्मेदारी किसकी? दिल्ली वालों को या दिल्ली में बाहर से आने वाले लोगों को जो परेशानी होगी, इसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा या नहीं लेगा, एक प्रश्न। और दूसरा प्रश्न ये कि इस पूरे मामले में जितने झोल सामने आए, जितनी लापरवाही हमने देखी, क्या सरकार इन लापरवाहियों से कोई सबक लेगी? एक बात तो तय है कि एनजीटी जैसी संस्था की जो इज्जत है, जो मर्यादा है, वो तो कम हुई है। क्या हम सबक लेंगे आगे जब हम ऐसे कार्यक्रम करेंगे? एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत हाजिर हो रहे हैं।